वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शैवालों के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने शैवालों के वर्गीकरण में दो क्लास पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लोरोफाइसी के बारे में और उसके बाद में हमने सेकंड वर्ग पढ़ लिया था, वो फियोफाइसी पढ़ लिया था। आज हम थर्ड वर्ग पढ़ेंगे और थर्ड वर्ग कौन सा है? रोडोफाइसी। तो ध्यान दीजिए, रोडोफाइसी है वो थर्ड वर्ग है, उस बारे में स्टडी करेंगे। और रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं, रोडोफाइसी के सदस्य शैवालों को लाल शैवाल कहते हैं। सदस्य शैवालों को लाल शैवाल कहते हैं। यानी इनके सदस्य शैवालों को हम किस नाम से जानते हैं? रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें हम क्या कहते हैं? लाल शैवाल कहा जाता है, रेड एल्गी कहा जाता है। तो इस वर्ग के सदस्य हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? रेड एल्गी या लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसका कारण है। तो आप ध्यान दीजिए, इनमें लाल वर्णक उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, इनमें लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है और लाल रंग का जो वर्णक उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन। ध्यान रखना आपको, आर फाइकोइरिथ्रिन, ये लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। और इसी कारण से ये शैवाल कैसे दिखाई देते हैं? लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो इन शैवालों में लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है आर फाइकोइरिथ्रिन और इस कारण से इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लाल शैवाल या रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ये शैवाल होते हैं, ये किस प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं? तो ये शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये शैवाल मुख्यतः कौन से आवास में पाए जाते हैं? समुद्री, यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। समुद्री का मतलब क्या हुआ? लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो इनका आवास कहाँ पर हो गया? ये किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, लवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। यानी ये शैवाल मुख्य रूप से कौन से जल में पाए जाते हैं? लवणीय जल के अंदर उपस्थित होते हैं। पर ध्यान दीजिए कि इनमें आप ध्यान दें तो लवणीय जल में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, परंतु इसके एक दो सदस्य ऐसे भी होते हैं जो स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। उसके अपवाद ध्यान रखें तो रख सकते हैं। अपवाद स्वरूप एक इनका सदस्य है, वो आपको ध्यान रखना है, बैट्रेक्टोस्पर्मम। बैट्रेक्टोस्पर्मम है, ये सदस्य है, यह आपको ध्यान रखना है कहाँ पर उपस्थित होता है? स्वच्छ जल में उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, यह कौन से जल में उपस्थित होता है? स्वच्छ जल में उपस्थित होता है। तो इनका सदस्य बैट्रेक्टोस्पर्मम होता है, यह स्वच्छ जल में उपस्थित होता है। तथा इनका एक सदस्य और ध्यान दीजिए, पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम होता है, यह पोरफायरिडियम होगा, यह यूनिसेलुलर रेड एल्गी है और यह पाया जाता है वो स्थल में उपस्थित होता है। तो ये स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो ये दो अपवाद ध्यान रखने, बाकी सभी सदस्य इनके वह किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं, लवण में पाए जाते हैं। और समुद्रों में मुख्यतः गर्म जल में पाए जाते हैं। समुद्रों में मुख्य रूप से गर्म जल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कौन से जल में पाए जाते हैं? गर्म जल के अंदर उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से गर्म जल होता है, उस गर्म जल में ये पाए जाते हैं। तो समुद्रों में मुख्य रूप से जो गर्म जल होता है उसमें उपस्थित होते हैं। परंतु इसके दो उदाहरण हमें ध्यान रखने हैं, बैट्रेक्टोस्पर्मम और पोरफायरिडियम। ये इस अपवाद है इसके, और ये कहाँ पाए जाते हैं? बैट्रेक्टोस्पर्मम होता है, ये स्वच्छ जल में उपस्थित होता है, जबकि पोरफायरिडियम होता है स्थल में उपस्थित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये आप ध्यान दीजिए, तो समुद्रों की सतह पर भी उपस्थित होता है, यानी समुद्री जल की सतह पर भी उपस्थित होता है, जल की सतह पर उपस्थित होते हैं। तो जहाँ पर प्रकाश क्या होता है? जहाँ प्रकाश अधिक होता है, जहाँ प्रकाश क्या होता है? अधिक होता है, वहाँ भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ प्रकाश अधिक उपस्थित होता है वहाँ पर ये समुद्रों की सतह पर भी उपस्थित होते हैं तथा गहराई में भी उपस्थित होते हैं। तथा कहाँ पर उपस्थित होते हैं? गहराई में भी उपस्थित होते हैं, जहाँ प्रकाश कम होता है, जहाँ प्रकाश कम होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। रेड एल्गी होते हैं, ये रेड एल्गी समुद्रों की सतह पर भी उपस्थित होते हैं। देखो, ग्रीन एल्गी या हरे शैवाल होते हैं वो मुख्य रूप से सतह पर उपस्थित होते हैं, परंतु ये आपको ध्यान रखना, सतह पर भी मिलते हैं आपको, और कहाँ पर मिलेंगे? गहराई में भी मिलते हैं। रेड एल्गी है वे समुद्रों की सतह पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश अधिक होता है, और ये समुद्रों की गहराई में भी उपस्थित होती है जहाँ प्रकाश बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के आवास में ये उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, लाल शैवाल होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। लाल शैवाल किस प्रकार के होते हैं?
तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके सदस्य होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो लाल शैवाल होंगे ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। परंतु इसका भी एक अपवाद आप ध्यान रख सकते हैं। अपवाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौन सा, पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम होता है, यह कैसा है, एक कोशिकीय लाल शैवाल है। तो इस प्रकार से पोरफायरिडियम है, ये किस प्रकार का है, एक कोशिकीय लाल शैवाल है। तो यूनिसेलुलर लाल शैवाल कौन सा है, तो उदाहरण कौन सा ध्यान रखते हैं, एक कोशिकीय लाल शैवाल का उदाहरण हमें ध्यान रखना है पोरफायरिडियम। तो पोरफायरिडियम ये इसका अपवाद है, जो कि एक कोशिकीय लाल शैवाल होता है। बाकी लाल शैवाल होते हैं वह सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, इनकी कोशिका के बाहर लाल शैवालों की कोशिका भित्ति होती हैं, वह सेलुलोज एवं पेक्टिन से बनी होती हैं। लाल शैवालों की कोशिका भित्ति होती हैं वह किससे निर्मित होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो कोशिका भित्ति होगी सेलुलोज प्लस पेक्टिन से मिलकर के बनी होती हैं। तो इसमें कोशिका भित्ति होगी वह किससे मिलकर के, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। और इसमें बाहर की ओर पॉलीसल्फर एस्टर भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, जिसके बाहर की ओर पॉलीसल्फर एस्टर भी उपस्थित होता है। तो इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होगी, सेलुलोज और पेक्टिन से। और अतिरिक्त रूप से क्या उपस्थित होता है, अतिरिक्त रूप से इसमें उपस्थित होता है वह पॉलीसल्फर एस्टर उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इनकी कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज एवं पेक्टिन से बनी होती है, जिसमें अतिरिक्त रूप से पॉलीसल्फर एस्टर उपस्थित होता है। तो ये कोशिका भित्ति की विशेषता हमें ध्यान रखनी है। कोशिका भित्ति के बाद में इनमें आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की कशाभिका या पक्षमाप नहीं पाए जाते हैं। तो लाल शैवालों में यानी इसमें गतिशील या पक्षमाप संरचनाएं होती हैं, वे अनुपस्थित होती हैं। लाल शैवालों में कशाभ एवं पक्षमाभों का अभाव होता है। कशाभ एवं पक्षमाभ का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। तो कशाभ एवं पक्षमाभ इसमें अनुपस्थित होते हैं, यानी अभाव होता है। तो लाल शैवालों में कशाभ एवं पक्षमाभ होते हैं, वे अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यानी जैसे हमने जो हरे शैवाल देखे थे उनमें कशाभ उपस्थित होते हैं, जो कि शीर्षक पर उपस्थित होते हैं, जबकि हमने देखे थे भूरे शैवालों के अंदर कशाभ उपस्थित होते हैं परंतु पार्श्वीय स्थिति में उपस्थित होते हैं। एक कशाभ कुर्स प्रकार का, दूसरा प्रतोद प्रकार का होता है, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार की कशाभ या पक्षमाप जैसी संरचनाएं उपस्थित नहीं होती, उनका अभाव होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो कौन कौन से उपस्थित होते हैं, तो आप ध्यान दें, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वह कौन कौन से उपस्थित होते हैं। तो आप देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में उपस्थित होते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए, हमने पहले भी पढ़ा था, क्लोरोफिल ए होता है वह सार्वत्रिक वर्णक होता है, सभी शैवालों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए भी इसमें भी उपस्थित होगा। फिर क्लोरोफिल ए के बाद में क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो क्लोरोफाइसी में हमने देखा था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, जबकि फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी उपस्थित होता है, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है। ये मिलान करने वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल बनता है, कई बार आ जाता है, इसलिए अच्छे से आपको ध्यान रखना है। रोडोफाइसी के अंदर कौन सा उपस्थित होता है, क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त जंतुफिल होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल ई उपस्थित होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ आपको ध्यान का क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त कौन सा उपस्थित होगा, बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। और इनका लाल रंग होता है वह किसके कारण से होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण से होता है। तो और कौन सा वर्णक उपस्थित होगा, आर फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होता है। तो आर फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित होता है, जो कि लाल रंग का वर्णक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में इनमें आर फाइकोसाइनिन भी उपस्थित होता है, आर फाइकोसाइनिन भी उपस्थित होता है, तो नीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन और बीटा कैरोटीन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक होंगे, वह रोडोफाइसी के सदस्यों में उपस्थित होते हैं। तो रोडोफाइसी के सदस्यों में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। वर्णक के बाद में ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन संश्लेषण करेंगे, और संचित भोजन होता है वह किस रूप में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें संचित भोजन होता है वह किस रूप में होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें संचित भोजन होगा वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। तो इनमें संचित भोजन होगा वह किस रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि इसके अंदर संचित भोजन होता है वह किस रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। तो संचित भोजन किस रूप में होगा,
फ्लोरिडीन स्टार्च। ये देखो संरचनात्मक रूप से, ये ध्यान रखना आपको, संरचनात्मक रूप से, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, संरचनात्मक रूप से अमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होता है। संरचनात्मक रूप से किसके समान होता है? यह अमाइलोपेक्टिन के रूप में एवं आपको ध्यान की संरचना होती है वह अमाइलोपेक्टिन के समान होती है, तथा आप देखेंगे हमारे अंदर जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इस ग्लाइकोजन के भी समान होता है। तो ये संरचनात्मक रूप से किसके समान होता है? तो आप क्या ध्यान देंगे? अमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में। यानी इनमें संचित भोजन होता है वो किस रूप में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जो संरचनात्मक रूप से अमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होता है। इससे पहले 2 वर्ग हमने पढ़े थे, क्लोरोफाइसी के अंदर संचित भोजन होता है वह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जबकि आप ध्यान दीजिए फियोफाइसी के अंदर संचित भोजन होता है वह मैनिटोल के रूप में और लेमिनेरिन के रूप में होता है। जबकि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? संचित भोजन होगा वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। तो लाल शैवालों के अंदर संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो संरचनात्मक रूप से अमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, तो ये जो लाल शैवाल होते हैं उन लाल शैवालों में जो जनन होता है उसमें आप देखिए कायिक जनन होता है वह विखंडन विधि के माध्यम से होता है। तो इनमें कायिक जनन होगा वह किस विधि के माध्यम से होता है? विखंडन द्वारा होता है। तो कायिक जनन होगा वह किस विधि द्वारा होगा? विखंडन द्वारा होता है। फिर उसके बाद में इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, और अलैंगिक जनन होगा, देखो मैंने पहले ही बता दिया, कोई कसाब इसके द्वारा होता है? अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। हमेशा इसमें अलैंगिक जनन होगा वह किसके द्वारा होगा? अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन होगा वह किसके द्वारा होगा? अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। तीसरा हमें ध्यान रखना है इसके अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? तो देखिए लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन होता है वह हमें ध्यान रखना है किसके द्वारा होगा? तो आपको ध्यान रखना है विषम युग्मकी प्रकार का होता है। लैंगिक जनन हमने 3 प्रकार का पढ़ा था, सम युग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी। इस प्रकार के युग्मक जो संरचना कार्य में भिन्न हो उसे हम विषम युग्मकी कहेंगे। संरचना में समान हो, आकार में भिन्न हो तो उसे हम असम युग्मकी, और संरचना और आकार कार्य सभी में समान हो तो उसे हम सम युग्मजी कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार का होगा? विषम युग्मकी प्रकार का होता है। यानी इसमें दोनों युग्मक होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों संरचना में भिन्न होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। इस कारण से इसमें जनन किस प्रकार का है? विषम युग्मकी प्रकार का होता है। इसके अंदर नर जननांग होता है, वह नर जननांग कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसे उन सदस्यों में पढ़ा था नर जननांग होगा वो इसमें पुंधानी होता है। तो नर जननांग के रूप में क्या होता है? पुंधानी होता है। परंतु ध्यान रखना आपको मादा जननांग, मादा जननांग होता है वह आपको ध्यान रखना है अंडधानी की बजाय इसमें कार्पोगोनियम होता है। तो इसमें मादा जननांग होगा वह क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है अंडधानी की बजाय क्या होगा? कार्पोगोनियम होता है। तो इनके अंदर जो मादा जननांग होगा वह कार्पोगोनियम होगा, नर जननांग होता है वह पुंधानी होता है। अब ध्यान दीजिए पुंधानी से किसका निर्माण होता है? पुमणु का निर्माण होता है। और आप ध्यान दीजिए तो आपको धन का कार्पोगोनियम के अंदर एक अंड का निर्माण होता है। ये दोनों किस प्रकार के होते हैं? अचल होते हैं। यानी दोनों युग्मक बनेंगे, ये युग्मक किस प्रकार के होते हैं? अचल युग्मक होते हैं। यानी लाल शैवालों के अंदर बनने वाले युग्मक होते हैं उनमें कसाबिका जैसी संरचना उपस्थित नहीं होती है। इनमें पुमणु बनेंगे वे अचल होते हैं, और अंड होता है वह कार्पोगोनियम के भीतर की ओर बनता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इनमें क्या होगा? निषेचन, और निषेचन के बाद में निषेचन होगा, और निषेचन के उपरांत क्या होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? निषेचन के बाद में इनमें एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। तो इनके अंदर किसका निर्माण होगा? कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो निषेचन के उपरांत इसमें कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? लाल शैवाल के बारे में। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो उदाहरण में हमें ध्यान रखना है सबसे पहले पोरफायरा किसका उदाहरण है? तो लाल शैवाल का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पोरफायरिडियम किसका उदाहरण है? तो आप क्या ध्यान दीजिए? लाल शैवालों का। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो इनके सदस्य पॉलीसाइफोनिया भी इनका सदस्य होता है। तो पॉलीसाइफोनिया इसका सदस्य है। और शैवाल कौन से ध्यान रखना है आपको? पॉलीसाइफोनिया। तो इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया है वह लाल शैवाल है।
तो लाल सेवालों के उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखने हैं? पोरफायरा, पोरफायरिडियम, पॉलीसाइफोनिया। और ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जेलिडियम। कौन सा ध्यान रख सकते हैं आप? जेलिडियम। जेलिडियम इसका उदाहरण है जिससे हमें अगार अगार प्राप्त होता है। आगे मैं महत्व पढ़ाऊंगा, वहाँ हम देखेंगे इससे हमें क्या प्राप्त होता है? अगार अगार प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया होता है, उससे भी हमें क्या प्राप्त होता है? अगार अगार, जिसका उपयोग सूक्ष्म संवर्धन में या बैक्टीरिया के संवर्धन में, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार से एक और ध्यान रखना आपको, कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस होता है, उससे हमें कॉन्ड्रीन्स प्राप्त होती हैं और कॉन्ड्रीन होती है, इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, कॉन्ड्रस हो गया, पॉलीसाइफोनिया है और पोरफायरा, और इसके अतिरिक्त पोरफायरिडियम, और आप ध्यान दीजिए ब्रैक्टोस्पर्मम, ये सारे सदस्य हैं, वह सदस्य किसके हैं? लाल शैवाल के हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और वर्ग जिसे हम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। लाल शैवाल होते हैं, इन्हें रोडोफाइसी के सदस्यों को हम लाल शैवाल कहते हैं, और लाल रंग इनका होता है वह आर-फाइकोइरिथ्रिन के कारण से होता है। ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, जलीय होते हैं, और समुद्र जल में मुख्य रूप से गर्म जल में उपस्थित होते हैं। इनके अपवाद स्वरूप ब्रैक्टोस्पर्मम और पोरफायरिडियम होते हैं, ये क्रमशः स्वच्छ जल एवं स्थल पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखिए, समुद्री जल की सतह पर जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, तथा समुद्रों की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि लाल शैवाल होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु इसका अपवाद ध्यान रखना है, पोरफायरिडियम एक कोशिकीय लाल शैवाल है। फिर कोशिका भित्ति के बारे में ध्यान रखना है, इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज एवं पेक्टिन से बनी होती है, तथा इनके बाहर की ओर अतिरिक्त रूप से पॉलीसल्फर एस्टर पाया जाता है। फिर उसके बाद में लाल शैवालों में कसाब एवं पक्षमाप जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, एवं लाल शैवाल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, आर-फाइकोरिथ्रिन और आर-फाइकोसाइनिन नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। इनमें संचित भोजन फ्लाविडोन स्टार्च के रूप में होता है, जो संरचनात्मक रूप से अमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होता है। फिर उसके बाद कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन विषम युग्मजीव प्रकार का होता है, जिसमें नर जननांग पुंधानी और मादा जननांग कार्पोगोनियम होता है। नर जननांग पुंधानी से पुंमणु का निर्माण और कार्पोगोनियम के अंदर अंड का निर्माण होता है। ये दोनों युग्मक कैसे होते हैं? कशाभिका रहित होते हैं, अचल युग्मक होते हैं। इन युग्मकों में निषेचन के उपरांत कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो ये इस प्रकार से मैं देखना, उदाहरण कौन कौन से हैं? पोरफायरा, पोरफायरिडियम, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान दीजिए कॉन्ड्रस, ये सारे सदस्य हैं वो किसके सदस्य हैं? लाल शैवालों के सदस्य हैं। अब हम इन तीनों वर्गों के बारे में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। एक फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं कि इनके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। एक बार वापस से हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि इन तीनों वर्गों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। अब हम शैवालों के तीनों वर्गों की कंपेरेटिव स्टडी अध्ययन करेंगे कि इनके मुख्य लक्षण कौन कौन से थे। सबसे पहला डिवीजन था वो हमने पढ़ा था क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी है उसको सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं? हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफाइसी को हम सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त बीटा कैरोटीन इसमें उपस्थित होता है, कुछ मात्रा में जेंथोफिल भी पाया जाता है। फिर संचित भोजन किस रूप में होता है? तो क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं उसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से सेलुलोज से निर्मित होती है, कुछ मात्रा में पेक्टिन भी पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या होगा? सेलुलोज से निर्मित होती हैं। फिर उसके बाद में कशाभिकाओं की संख्या 2 से 8 होती है, और कशाभिकाएं होती है वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं? शीर्षस्थ होती हैं, यानी शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से क्लोरोफाइसी के सदस्य उसमें कशाभिकाओं की संख्या 2 से लेकर के 8 तक होती हैं, और कशाभिकाएं कहाँ पर उपस्थित हैं? शीर्ष भाग में उपस्थित होती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, उडोगोनिया, ये सारे इनके सदस्य हैं। और आवास मुख्य रूप से कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, यानी दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। समुद्री एवं स्वच्छ दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। तो इनके समुद्री सदस्य भी होते हैं और स्वच्छ जलीय सदस्य भी होते हैं। आवास कैसा होगा? जलीय आवास होता है। तो ये सारे लक्षण हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? क्लोरोफाइसी के बारे में। फिर उसके बाद हम उदाहरण देखे थे कौन कौन से? तो वोल्वॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, उडोगोनियम हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये सारे सदस्य इनके होते हैं। स्पाइरोगायरा, बहुत सारे सदस्य हमने पढ़े थे पहले। अब उसके बाद में दूसरा हमें ध्यान रखना है वर्ग कौन सा पढ़ा था हमने? फियोफाइसी।
और फियोफाइसी वर्ग के शैवाल होते हैं उन्हें हम भूरे शैवाल कहते हैं। और भूरे शैवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्यूकोजेंथिन की अधिक मात्रा होती है और इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त क्लोरोफिल सी होता है। और कौन सा वर्णक उपस्थित होगा? जंथोफिल का एक प्रकार है फ्यूकोजेंथिन, उसकी मात्रा अधिक होती है, उन्हीं के कारण से इनका रंग भूरा होता है। और इनका रंग होगा वह जैतूनी रंग से लेकर के भूरे तक विभिन्न शेड में उपस्थित फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और क्या उपस्थित होगा? फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है। इनमें संचित भोजन होता है, वह किस रूप में होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें संचित भोजन होता है मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में होता है। तो संचित भोजन मैनिटोल और किस रूप में होता है? लेमिनेरिन के रूप में इसमें संचित भोजन होता है। तो संचित भोजन लेमिनेरिन एवं मैनिटोल्स के रूप में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त इसमें क्या उपस्थित होता है? एल्जीन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से एल्जीनिक अम्ल या एल्जीन उपस्थित होता है। और आपको ध्यान रखना है फ्यूसेनिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होगी उसमें सेलुलोज के अतिरिक्त एल्जीनिक अम्ल एवं फ्यूसेनिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनके अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी होगी? सेलुलोज एवं एल्जीनिक अम्ल से उपस्थित होती हैं। फिर कशाभिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, परंतु जो कशाभिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? पार्श्वीय प्रकार की होती हैं और असमान होती हैं, विषम कशाभिक होती हैं। एक कशाभिका प्रतोद प्रकार की होगी, दूसरी कशाभिका किस प्रकार की होगी? तो आपको ध्यान रखना है प्रतोद और क्रुश प्रकार की। ये कशाभिका 2 प्रकार की होती है इस प्रकार से, और कशाभिका कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पार्श्व में लगी हुई होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसका लक्षण है? फ्यूफाइसी का लक्षण है। ये भी कौन से आवास में पाए जाते हैं? जलीय जल में, स्वच्छ और समुद्री दोनों प्रकार के जल में उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इनके सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसमें हमने सदस्य देखते हैं, एक्टोकार्पस है वह इसका सदस्य है, सार्गेसम इस प्रकार का सदस्य है, लेमिनेरिया इसका सदस्य है। तो सार्गेसम हो गया, पोरफायरा हो गया या सार्गेसम, या आपको ध्यान रखना है इनके सदस्य होंगे लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस इत्यादि होते हैं। तीसरा वर्ग हमें पढ़ना है और हमने अभी पढ़ा है उसको, कौन सा? रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी में आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लाल शैवाल कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए होता है और इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है। और कौन सा होगा? फाइकोएरिथ्रिन उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? फाइकोएरिथ्रिन उपस्थित होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन उपस्थित होता है। फिर संचित भोजन होगा वह किस रूप में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो संरचना में किसके समान होता है? अमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होता है। फिर कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति होगी सेलुलोज एवं पेक्टिन से निर्मित होती है। सेलुलोज होता है, साथ में क्या आपस होता है? पेक्टिन। और आप ध्यान दीजिए इनमें कोशिका भित्ति में अतिरिक्त रूप से पॉलीसल्फर एस्टर भी उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कशाभिकाएं होती हैं उनका इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होती हैं, अभाव होता है। लाल शैवालों में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, कशाभिकाओं का अभाव होता है। और ये मुख्य रूप से कैसे आवास में पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं, जहाँ पर गर्म जल होता है वहाँ पर अधिक उपस्थित होते हैं। तो ये समुद्री जल में मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। तो ये था किसके बारे में? लाल शैवाल, हरे शैवाल एवं भूरे शैवालों के प्रमुख लक्षणों के बारे में। अब हम देखिए अगला ध्यान रखना है शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का आर्थिक महत्व, शैवाल होते हैं उनकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या क्या है, आर्थिक महत्व क्या क्या है, उस बारे हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए शैवाल होते हैं, ये शैवाल किस प्रकार के होंगे? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और शैवाल प्रकाश संश्लेषी होने के कारण ये शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए कुल CO2 का आधा CO2 स्थिरीकरण, कुल CO2 का आधा स्थिरीकरण इनके द्वारा होता है। तो कुल CO2 का आधा स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा किया जाता है। CO2 के स्थिरीकरण से ही ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी CO2 होगी उससे ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और यही सभी जीवों में ऊर्जा का स्रोत होता है। इस कारण से CO2 का जो आधा स्थिरीकरण है, कुल CO2 स्थिरीकरण होती है पृथ्वी पर और समुद्र में, उसमें से आधी CO2 स्थिरीकरण किया जाता है, वह शैवालों के द्वारा किया जाता है। तो शैवाल होते हैं वो CO2 स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण से CO2 का स्थिरीकरण होता है। 6CO2 प्लस आप ध्यान दीजिए 12H2O, इससे प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है? C6
H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, CO2 का स्त्रीकरण होता है, साथ में 6O2 निकलती है और साथ में ये ऊर्जा। तो इस प्रकार से इससे क्या निकलती है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषी होने से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में निकलती है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में निकलने के कारण से इनके आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन का भंडार बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सवाल होंगे वो CO2 के स्त्रीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना है, ये अपने आसपास ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निष्कासन होता है, कौन विमुक्त होती है, ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। इस प्रकार से जहां पर ये शैवाल अधिक होंगे वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कि जलीय जीवों के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो नियंत्रित करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा मेथड ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा जो है वह खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है, संग्रह। इसलिए खाद्य पदार्थ होते हैं उनका निर्माण किया जाता है और जिसके कारण से कई खाद्य जाल होते हैं, उन खाद्य जाल होंगे, उन खाद्य जाल का आरंभ होता है वो भी किसके द्वारा होता है, इन शैवालों के माध्यम से होता है। जलीय जीव होते हैं, उन जलीय जीवों में जो खाद्य श्रृंखला होती है उस खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। वह कौन करते हैं, प्राथमिक उत्पादक के रूप में शैवाल कार्य करते हैं। तो ये शैवाल होंगे, ये खाद्य जाल में प्राथमिक उत्पादक के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण से अन्य जीव होते हैं वो इस पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, इनके महत्व के बारे में। अगला महत्व ध्यान दीजिए कि इन शैवालों में भूरे शैवाल, उसमें कुछ उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं। भूरे शैवाल जैसे कि लेमिनेरिया है, भूरे शैवाल उसमें उदाहरण ध्यान रख सकते हैं आप लेमिनेरिया, और उदाहरण ध्यान रख सकते हैं आप सारगासम, सरगासम, लेमिनेरिया, सारगेसम। और आप ध्यान दीजिए तो तीसरा उदाहरण आप इसमें ध्यान रख सकते हैं लेमिनेरिया, सारगेसम, फ्यूकस इत्यादि। ये सदस्य होते हैं भूरे शैवाल है और ये भूरे शैवाल होते हैं, इन्हें खाद्य शैवालों के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। समुद्री किनारों में सलाद के रूप में, सूप के रूप में, इनको भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये कैसा शैवाल है, खाद्य शैवाल है जिनका उपयोग भोजन के रूप में मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। साथ में आपको जानते हैं अन्य मछलियां वगैरह होते हैं उन जीवों के द्वारा। इनकी 70 से अधिक स्पीसीज ऐसी है जो कि भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। तो लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, इनमें इनको भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। फिर उसके बाद में जो हरे शैवाल है उसमें एक कोशिकीय शैवालों के 2 उदाहरण हमें ध्यान रखना है। एक कोशिक शैवाल है, उस शैवालों में एक उदाहरण हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है आपको, क्लोरेला। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। उदाहरण कौन सा ध्यान रखना है आपको, क्लोरेला। इन एक कोशिकीय शैवाल, एक तो क्लोरेला और दूसरा हमें ध्यान रखना है स्प्रूलाइना। क्लोरेला और स्प्रूलाइना होते हैं, ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, प्रोटीन होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है और प्रोटीन अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण से अंतरिक्ष यात्री इसे भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, क्योंकि इसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बहुत कम मात्रा में बनते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना अंतरिक्ष में सबसे बड़ी समस्या होती है। इस कारण से इनका उपयोग होता है, वह क्लोरेला और स्प्रूलाइना है। इनका उपयोग प्रोटीन अधिक मात्रा में होने के कारण से अंतरिक्ष यात्री है वह भोजन के रूप में भी करते हैं। तो इसे भोजन के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इसे अपने भोजन में काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए तो इसमें कुछ सदस्य हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिए कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस होता है ये एक प्रकार का क्या है, लाल शैवाल है। और कॉन्ड्रस जो लाल शैवाल है इससे हमें कैरागीन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कॉन्ड्रस से हमें किसकी प्राप्ति होती है, कैरागीन नामक पॉलीसैकेराइड की प्राप्ति होती है। और कैरागीन नामक जो पॉलीसैकेराइड्स होता है यह पॉलीसैकेराइड इसका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक आइटमों में इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लाल शैवाल जैसे कि कॉन्ड्रस होता है, उस कॉन्ड्रस से कैरागीन की प्राप्ति होती है जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से इनका व्यावसायिक उपयोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त लाल शैवाल में और आप ध्यान दीजिए जेलिडियम, जेलिडियम होता है। और इसके अतिरिक्त लाल शैवाल हमें ध्यान रखना है ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और कॉन्ड्रस। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और हमें ध्यान रखना है कॉन्ड्रस। इनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है, अगार अगार की प्राप्ति होती है। इनसे हमें अगार अगार की प्राप्ति होती है और अगार अगार होता है इसका उपयोग हम तथा अगार अगार का उपयोग होता है वह हम सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखते हैं, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस इत्यादि का उपयोग होता है वह अगार अगार
के निर्माण में किया जाता है, और अगार अगार होता है इसका उपयोग है वह सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में किया जाता है, तथा आप ध्यान दीजिए आइसक्रीम में किया जाता है और जेली बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में। शैवालों से हमें कौन कौन से लाभदायक महत्व होते हैं उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये था किसके बारे में, शैवालों के वर्गीकरण एवं शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में। इस अगली क्लास में हम नेक्स्ट ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।